नाम बता दीजिए। क्या यार, सब कुछ हो गया अभी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ध्यान देना बाबू, आप लोगों को प्रश्न पत्र में एक पद्यांश दिया होगा और उसमें आप लोगों को 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्नों में आप लोगों से शीर्षक पूछा जाएगा, कवि या लेखक का नाम पूछा जाएगा, रेखांकित पद की व्याख्या करनी होगी और 2 अन्य प्रश्न और मिलेंगे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको खंड काव्य को पढ़ना है। पहले ध्यान देना बाबू, हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं, गौर कर लेना बाबू। संदर्भ सबका एक ही रहेगा, है ना, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, नहीं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक द्विवेदी युग के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध विरचित साकेत महाकाव्य के, गौर कर लीजिएगा, साकेत महाकाव्य के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है या लिया गया है। यही संदर्भ चलेगा, यही संदर्भ है। और सब में चाहे जो भी आए, 26 कविताएं हैं, 26 पद्यांश हैं और 26 पद्यांश में संदर्भ ज्यों का त्यों होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि पवन दूतिका का अर्थ होता है दूती, यानी हम जिसको अपनी भाषा में कहते हैं संदेशवाहक। पहले एक जो संदेशवाहक होता था, संदेश लेकर के जाता था, उसको दूत कहते थे। अब पुरुष यदि संदेशवाहक पुरुष होता है तो वह दूत होता है, और यदि स्त्री होती है तो वह दूती होती है, उसको दूती कहते हैं। यानी संदेशवाहक यदि पुरुष है तो दूत है, और यदि स्त्री है तो दूती है। और यहाँ पवन दूतिका कहने का तात्पर्य भी बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूं दूतिका यानी दूती। कौन दूती है, कौन स्त्री, कौन? पवन। अब गौर कर लेना बाबू, ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर। पवन स्त्री है कि पुरुष है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हिंदी में केवल 2 ही होते हैं, एक वचन होता है, द्विवचन होता है, स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग नहीं होता है, संस्कृत में होता है। हंसो मत, पहले बात को गौर करो। पवन, अब वाक्य प्रयोग करके देखिए, पवन चलती है, पवन चलता है। नो सॉरी, ये क्या हुआ? पवन चलता है कि पवन चलती है? नहीं, पवन चलती है नहीं, पवन चलता है। पवन क्या है? पुल्लिंग है। ध्यान दे लेना बाबू, क्योंकि बहुत सूक्ष्म अंतर है, आगे दूतिका लिखा हुआ है। यदि पवन क्या है? पुल्लिंग है, पवन पुरुष है, लेकिन यहाँ पर कवि ने पवन को स्त्री के रूप में प्रयुक्त कर दिया है, दूतिका शब्द जोड़ करके। पवन यानी ध्यान देना बाबू कि जब हम कभी कोई शादी विवाह में देखते हैं, जो बाजा बजता है, जो डांसर होता है, जो नृत्य करने वाला होता है, वह पुरुष होता है, लेकिन वह स्त्री के वस्त्रों को धारण किए रहता है। उसी प्रकार हम मान के चलते हैं कि पवन क्या है? स्त्री है। ध्यान दीजिएगा बाबू,
और यहाँ पर प्रस्तुत यहाँ कविताओं में पवन के सारे क्रियाकलाप स्त्रियों की भांति होंगे। गौर कर लेना, यदि आपसे कोई पूछ सकता है कि पवन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आप कहेंगे पवन पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर इसकी समस्त क्रियाएं स्त्रियों की भांति है। क्लियर बाबू? अब आगे चलते हैं कविता के ऊपर कि बैठी खिन्ना एक दिवस, यही है ना प्रभु, कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आया के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, अपरात वाली सुपवन वातायनों से। है ना बाबू? तो बैठी खिन्ना, बैठी माने बैठी हुई थी, खिन्ना माने दुखी। एक यक, यक माने एक, और दिवस माने दिन। एक दिन गेह में थी अकेली, गेह माने घर, घर में अकेली। आके आंसू, आके माने आकर, आंसू माने अश्रु, आंसू जो भी कह लें, आंसू। दृग युगल, दृग माने आंख और युगल माने जोड़ा, आंखों का जोड़ा, अर्थात आंखों में आंखें कितनी होती हैं? जोड़े में होती हैं, दो होती हैं, इसलिए कवि ने यहाँ दृग युगल, दृग नहीं लिखा है, युगल यानी जोड़ा। आंखों यानी दोनों नेत्रों में, दोनों आंखों में थे धरा को भिगोते। थे धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने गीला कर रहे थे। अर्थ है, भावार्थ नहीं है। आई धीरे इस सदन में, आई माने प्रवेश करती है, धीरे माने धीरे से, इस सदन माने इस घर में। पुष्प की सदगंध ले, फूलों की सदगंध माने सुगंध को लेकर, फूलों की सुगंध को लेकर। प्रात वाली सुपवन, प्रात वाली माने प्रातः काल चलने वाली, सुपवन माने सुगंधित वायु। कहां से? इसी काल वातायनों से, इसी काल माने इसी समय, वातायनों माने खिड़कियों से, वातायन माने खिड़की होता है। वैसे खिड़की सीधा शब्द है, वातायन का अर्थ होता है झरोखा, झरोखा का अर्थ होता है खिड़की। खिड़कियों से, रोशनदानों से कह सकते हैं हम। अब प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां से वह वापस नहीं आते हैं। उनके दुख में दुखी होकर श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई हैं। हाँ, अरे यार पहले पूरी बात को सब, आगे लाइन में श्रीमती राधा का नाम आएगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, है ना? श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई हैं, उसी समय वायु प्रवेश करती है तो वह वायु को फटकार लगाती हैं, यानी गुस्से में झिड़कता नहीं है व्यक्ति, वायु को फटकार। तो प्रसंग भी आता है आप लोगों के लिए। प्रसंग होगा कि श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी और धीरे से उस घर में वायु, प्रातः काल चलने वाली पवन प्रवेश करती है, तब वह पवन को फटकार लगाती है। कवि कहते हैं व्याख्या। अब होगा कि बैठी खिन्ना, बैठी खिन्ना डाट 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 वातायनों से, है ना बाबू, वातायनों से। अब श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी, उस घर में धीरे से पवन प्रवेश करती है, तब वह पवन को फटकार लगाती हैं। कवि कहते हैं कि एक दिन
श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके आंसू आकर उनके दोनों नेत्रों को सजल कर रहे थे। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, है ना बाबू। तो आकर आंसू आकर उनके दोनों नेत्रों को सजल कर रहे थे। उसी समय फूलों को की सुगंध को लेकर प्रातः काल चलने वाली पवन उस घर में धीरे से प्रवेश करती है। भावार्थ हो गया बाबू, है ना। तो बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प की सदगंध को ले, प्रात वाली सुपवन इस काल वातायनों से। अर्थात एक दिन श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उनके दोनों नेत्रों को सजल कर रहे थे। उसी समय फूलों की सुगंध को लेकर प्रातः काल चलने वाली सुगंधित पवन उस घर में प्रवेश करती है। क्लियर बाबू। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख श्रीमती राधिकायों, है ना बाबू। प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी हुई कलुषित काल की क्रूरता से। कलुषित हुई काल की क्रूरता से भाई। तो संतापों माने दुखों को, संताप माने दुख, बहुवचन में है संतापों। दुखों को विपुल माने अधिक, बढ़ता माने बढ़ता हुआ देख माने देखकर, दुखिता हो दुखी होकर, धीरे बोली माने धीरे से बोली, सदुख माने दुख के साथ, श्रीमती राधिकायों। श्रीमती राधिका माने राधा, श्रीमती राधा यों माने इस प्रकार कि प्यारी प्रात पवन, प्यारी माने प्रिय, प्रात पवन माने प्रातः काल चलने वाली पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे इतना सताती क्यों हो, दुख क्यों देती हो। क्या तो क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी समय की क्रूरता से कलुषित हो गई हो। कलुषित माने दूषित। क्या तुम भी समय की क्रूरता से, समय की निष्ठुरता से दुखी हो गई हो। श्रीमती राधा पवन को अभी फटकार लगा रही हैं, आगे बढ़ जाएगा इसी में बाबू। संतापों काल की क्रूरता से, यही ना बाबू। यह फर्स्ट सेकंड। श्रीमती राधा पवन से कहती हैं, कवि कहते हैं कि दुखों को अधिक बढ़ता हुआ देखकर, दुखों को यानी पवन के प्रभाव से दुखों को बढ़ता हुआ देखकर, दुखी होकर श्रीमती राधा दुख के साथ धीरे से पवन से बोली कि हे पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम भी समय की क्रूरता से दूषित हो गई हो। क्लियर बाबू। दोनों का अर्थ एक में देख लेते हैं। श्रीमती प्रसंग के साथ में
श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई हैं। उसी समय धीरे से पवन उस घर में प्रवेश करती है। तब श्रीमती राधा पवन को फटकार लगाती हैं। व्याख्या कि एक दिन श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उनके दोनों नेत्रों को सजल कर रहे थे। तभी उसी समय प्रातः काल चलने वाले उसी समय प्रातः सुगंधित वायु को फूलों की सुगंध को लेकर प्रातः काल चलने वाली वायु, सुगंधित पवन, सुगंधित वायु खिड़कियों से उस घर में प्रवेश करती है। दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर श्रीमती राधा दुख के साथ पवन से इस प्रकार बोली कि हे पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी समय की क्रूरता से, समय की निष्ठुरता से दूषित हो गई हो? क्लियर बाबू? क्लियर ना? आगे बढ़ें। तो मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब जब बातचीत हो, जब राधा पहले उसे फटकार लगाती हैं, फिर पुनः आपस में बातचीत होती है। पवन भी पूछी होगी कि भाई राधा जी आप क्यों रो रही हो, है ना? तो राधा अपनी व्यथा को बताई होंगी और बोली। अब राधा क्या करती हैं कि अपने दुखों को प्रकट करती हैं और पवन से कहती हैं कि हे पवन, ऐसा करो कि मेरा संदेश लेकर तुम मथुरा चली जाओ, है ना? तो कह रहे हैं, तब कवि कहते हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे माने मेरे, प्यारे माने प्रिय, नौ जलद माने नवीन बादल के, से माने समान उपमा अलंकार है। नवीन बादल के समान कंज से नेत्र वाले, जाके आए कंज से, तो नवीन बादल के समान मेघ जैसी शोभा वाले, कंज माने कमल के समान, कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल के समान नेत्र वाले, जाके न आए मधुवन। जाके माने जाकर, न आए माने वापस नहीं आए, मधुवन माने मथुरा से, और न भेजा संदेशा, और माने और, न भेजा संदेशा, न संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं रो रो कर, प्रिय माने प्रियतम। कौन प्रियतम? श्री कृष्ण। प्रियतम के विरह माने वियोग में बावली हो रही हूँ। बावली माने पगली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। बावला माने होता है पागल, अब बावली माने पगली। अब हाँ, तो अब यहाँ पर पगली नहीं कहेंगे बल्कि पागल ही कहेंगे, लेकिन स्त्री के रूप में, स्त्री लिंग के रूप में प्रयुक्त होगा। तो बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो जाके माने जाकर, मेरी माने मेरी सब दुख कथा माने दुख भरी कहानी कथा, श्याम माने कृष्ण को सुना दे माने सुना दो। प्रसंग पहले देख लेते हैं। मेरे प्यारे
श्याम को तू सुना दे, यही ना बाबू? ठीक है, श्याम को तू सुना दे। अब प्रसंग ध्यान देना बाबू, प्रसंग बहुत जरूरी होता है। श्रीमती राधा पवन के द्वारा श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाती हैं, श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। श्रीमती राधा पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का भी वर्णन करती हैं और कहती हैं व्याख्या। क्या कहती हैं कि हे पवन, राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, नवीन बादल, नवीन मेघों के समान, नवीन बादलों के समान शोभा वाले। ध्यान देना बाबू, जब आकाश में नए बादल उभर कर चलते हैं तो उनकी छटा निराली होती है। तो वही श्रीमती राधा उपमा दे रही हैं, इसीलिए उपमा अलंकार है, यानी तुलना कर रही हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमेय में साधारण धर्मवाचक शब्द के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो दोनों के गुणों को देखा जा रहा है यहाँ पर, किसके किसके? श्री कृष्ण और बादलों के। तो श्रीमती राधा कहती हैं कि हे पवन, नवीन बादलों के समान शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर फिर वापस नहीं आए, है ना बाबू? नवीन बादलों के समान शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और न ही कोई संदेश ही भेजा। मैं उनके वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूं, इसलिए तुम मथुरा चली जाओ और मेरी